हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं इसके आरपीएससी के सेकंड पार्ट की। इसमें हम लोग 50 टू 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, ठीक है? इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप उसको पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। हमने 3 पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आरएएस में जो 2018 में पेपर आया है। अब हम आज 51 से शुरू कर रहे हैं। 51 से क्वेश्चन को देखिएगा। 51 का पहला है, इस आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? 2005 का जो सूचना का अधिकार आया है उसकी प्रियम्बल में कौन सा इसमें है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका है। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन या सूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। इससे मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का हमारा जो वीडियो है, यानी इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो हमने सेपरेटली अलग बनाए हुए हैं। तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो वहां आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है? तो 51 का राइट आंसर इसमें है ए बी सी डी, चारों सही है। तो ये आरटीआई से क्वेश्चन था, राइट टू इंफॉर्मेशन से आरटीआई से क्वेश्चन था। ये उससे पूछा था उसकी प्रियम्बल में क्या क्या दिया हुआ है। तो सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो इसमें ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शन ठीक है। डी आंसर है, यानी 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित दिया। एक तरफ बुक्स की दी हुई हैं और एक तरफ उनके राइटर दिए हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बुक्स और राइटर के भी नाम आ सकते हैं। तो जैसे अतुल कोहली, ग्रेन बिल ऑस्टिन और पेंड्रिल मून, इनके और एलन ग्लेडहिल, ये राइटर हैं और इनके बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तब आप समझ सकते हैं कि यूपीएस जो आरएएस का एग्जाम है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जो आप लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो 52 का इसमें सी आंसर है, ठीक है? 52 का इसका सी आंसर है। एक बार इसको मिला के देख लीजिए आप लोग, इसमें कुछ नहीं है, बस केवल रटना है। यानी ए का 2 है ना? अतुल अतुल कोहली का द सक्सेस ऑफ द इंडिया डेमोक्रेसी है, और उसके बाद बी का 4 है, वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप मिला के देख सकते हैं सारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368, यानी ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अमेंडमेंट की बात होती है कि उपबंध को के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो जैसे मान लीजिए कोई संविधान संशोधन पारित संसद के द्वारा हो गया है और फिर राजस्थान विधानसभा के पास आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है? यदि हाँ, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, ये भी सही है। संकल्प विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। और ऐसा संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, ये बात ठीक है। उसमें संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो यानी इसका राइट आंसर 4 है। 53 का डी है, यानी सभी उसमें सही हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है? अस्वीकार कर सकती है अगर उसके विधानसभा के पास संकल्प, तो राजस्थान के है ना, तो इसमें तीनों में से कुछ भी कर सकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान के ग्राम सभा की बैठकों का प्रावधान करता है? यानी राजस्थान ग्राम सभा की बैठकों का इनमें से कौन सा अधिनियम करता है? तो वो है पंचायती राज उपबंध पंचायती राज अधिनियम 2011। तो 2011 का जो पंचायत अधिनियम है वो ग्राम सभा की बैठकों के लिए प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? यानी कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपोजिशन में नहीं रहे? कौन कौन से हैं? ये भी काफ़ी डीप से पूछा गया है। मतलब स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है ये 55। तो इसमें है बी और सी, यानी शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत।
दो लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी भी नेता प्रतिपक्ष रूप में नहीं बैठना पड़ा, ठीक है? तो शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोक आयुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपका, वो पूछा है लोक आयुक्त का। तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ लोक आयुक्त जांच नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो है सरपंच एवं पंच। तो पंचायत की समितियों के प्रधान उप प्रधान, ये बात सही है। और पंचायत समितियों की स्थायी समितियां, ये जो पंच वर्ड है ना, ये अलग है, इसीलिए ये इनके खिलाफ नहीं जा सकता। देखो, सरपंच और प्रधान एक ही बात होती है गांव में। कुछ गांव में सरपंच कहा जाता है, कुछ गांव में प्रधान कहा जाता है। तो पंच की वजह से ये आंसर नहीं होगा, तो पंच कोई अथॉरिटी नहीं है। पंच हम लोग स्थानीय लेवल पर लोगों को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की है, ठीक है? तो 57 का यह आंसर है ए बी डी, यानी इसमें पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है और ये हाँ चौथा सही है। तो इसका सी आंसर है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 58 और 59 दोनों एक साथ हमने ले लिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा है? यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजस्थान का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है? न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, न्यायमूर्ति एस.के. माथुर और न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये 58 का, तो है आर.सी. लोहाटी। आर.सी. लोहाटी वो जज हैं जो कभी राजस्थान में उच्च न्यायालय में नहीं रहे, ठीक है? निम्न में कौन सा राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं? देखिए, प्रोटेम का मतलब होता है कि ऐसा अध्यक्ष जो विधानसभा की पहली बैठक होती है, जो विधानमंडल की पहली बैठक होती है, उसमें टेम्परेरी बनाया जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रोटेम स्पीकर भी, अध्यक्ष भी रहा है और अध्यक्ष भी रहा और उपाध्यक्ष भी रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 59 का। पूनम चंद बिश्नोई, है ना? पूनम चंद बिश्नोई एक ऐसे हैं जो प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राज्य विधानसभा में लोक नृत्य के किसी स्थान पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव, तो ये बात सही है। देखिए, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है जब हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, तब किसी विधानसभा के मेंबर द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है कि हमें इस मुद्दे पे बात करना अभी बहुत जरूरी है, तो इसलिए, ठीक है? तो 60 का राइट आंसर है इसमें 3, ACD, ठीक है? ACD है 3, यानी बी आंसर सही नहीं है, ए है, सी है और डी है, ठीक? ये है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसने पूछा है कि किसी विधेयक को संविधान उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में प्रस्तापित किया गया और उसने प्रस्तापित करके राज्यपाल को भेज दिया, तो क्या होगा? तो राज्यपाल को सीधी सीधी बात है, उसको सहमति देनी पड़ेगी। जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अब अवधि मान्य नहीं होगा। सही बात है, ठीक है? तो इसका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किसे जीएसटी के दायरे में अंदर रखा गया है? कौन है इतने उत्पादकों में
मानवीय उपयोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम और घी। तो कौन सा है जो जीएसटी के दायरे में रखा गया है? अब देखिए इसमें 62 का आंसर है घी। घी को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, जीएसटी के अंदर रखा गया है। यानी शराब को जीएसटी के अंदर में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसने भारत में 2016 से 21 के लिए प्लस माइनस 2% सहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया है? 63 का तो भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने 2% प्लस या 2% माइनस, बस यही 2016। खैर अब तो इसका कोई मतलब नहीं, अब तो मुद्रास्फीति बहुत अलग चीज हो गई है। सारी चीजें, सारे आंकड़े जब से कोविड आया है वो एक अलग तरह से हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 क्या कहता है? वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग इक्विटी अंतर्प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी जो एफडीआई है वो सबसे ज्यादा किस देश में गया? तो वो है मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, जापान। तो आपको बता दें मॉरिशस में सबसे ज़्यादा एफडीआई होता है। ठीक है, मॉरिशस को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। ठीक है, 60 कभी ये बात करेंगे क्यों ऐसा है कि टैक्स हेवन कहा जाता है। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? ठीक है, तो 65 का आंसर है इसमें 4। ये सभी सही है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या है इसके, क्योंकि हम सिर्फ, मेरा अभी पर्पज ये है आपको क्वेश्चन दिखाना कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक स्थिर भाग है। तो भारत में सबसे असंगठित मुद्रा का स्थिर भाव क्या है? स्थिर भाग कौन सा है? 66 सरकारी प्रतिभूति बाजार। सरकारी प्रतिभूति बाजार सर्वाधिक अस्थिर है। सरकारी प्रतिभूति क्या होती है बताएंगे कभी क्लास में। निम्न में से कौन सी केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अल्प बचतें, जो अल्प बचतें होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। बाकी ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों में लाभांश, ये सब खाते हैं। जो अल्प बचतें हैं उनमें नहीं। 68 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, और जबकि 12 थी वो 2012 से 17 थी। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस किया गया था? तो वो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो वो है अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी विकास। सी आंसर, इसका समरी पूछा है। अब हो सकता है कि 12वीं का पूछ ले, तो 12वीं का आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि 17-18 में क्वेश्चन हुआ है, फिर भी पूछ लिया होगा। अभिकथन और कारण। समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तनिक कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण है मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61। ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है आरपीएससी में। ये फैक्चुअल है। राजस्थान में सामान्य थोक सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये राजस्थान में सामान्य थोक सूचकांक का बेस ईयर कौन सा है? तो 99 एंड 2000। ठीक है, उसके बाद है इसमें भारत वर्ष 2017-18 में राजस्थान की स्थिर कीमतों में पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो राजस्थान में जो स्थिर कीमतें हैं उन पे सकल वृद्धि दर क्या थी? तो 7.16% थी। ठीक है, 7.16% थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हाल ही के वर्षों में राजस्थान बजट की राजस्व प्राप्तियों में से निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला है? यानी राजस्थान के जो बजट की राजस्व प्राप्तियां हैं, जो भी राजस्थान में बजट से प्राप्त होता है, उनमें सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो 72 का आंसर है इसमें। केंद्रीय करों में हिस्सा राज्य का कर राजस्व, तो राज्य का जो कर राजस्व है उसके उसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो पहली बात है, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये विद्युत जो केंद्र हैं वो कहाँ पर हैं, क्या कैसे हैं। ठीक है, तो इनमें पूछा है सबसे ज्यादा क्षमता यहाँ पर किसकी है, तो सूरतगढ़। ठीक है, जो सूरतगढ़ का ताप विद्युत केंद्र है उसकी क्षमता सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 और 75। 74 कहता है राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रथम कुशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, वह कहाँ की है? राज्य सरकार ने प्रथम राज्य कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य कौशल विश्वविद्यालय, ये अपने आप के एक यूनिक काम है, तो ये जयपुर में की गई। ठीक है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? यूनिवर्सल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है? 75 का आंसर 4, चिकित्सीय चिकित्सीय परिवर्तन, तो यूनिवर्सल बिक्री प्रस्ताव। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो पूछा है कौन सा ऑयल रिजर्व एरिया नहीं है? ऐश्वर्या है, आपको पता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है मांगला भी है। गंगा क्षेत्र नहीं है, ऐश्वर्या, मांगला, ये सब तेल उत्पादित क्षेत्र हैं। ठीक है, और सरस्वती भी है, लेकिन गंगा नहीं है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? यानी 3 आती हैं, तो राष्ट्रीय जल झील संरक्षण कार्यक्रम, तो कौन कौन सी? 73 का आपका सी आंसर है, यानी फतेहपुर सागर, नक्की झील और अन्ना सागर, ये 3 झीलें हैं वो राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम के तहत आती हैं। स्वरूप सागर नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के विषयों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा में प्राप्त का एक निश्चित सहयोग करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, वह निश्चित सहयोग कितना है? समझिएगा मेरी बात कि तो 78 का 70 का राइट आंसर है 2 लाख रुपए से कम और कम से कम 50%, तो इसका डी आंसर है। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन महिलाओं, विधवाओं और परित्यक्तों और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि स्वावलंबन योजना क्या है? तो ये निर्धन महिलाओं यानी पुअर फीमेल और विडो और जो डायवोसिस है उनके लिए, और स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को दूर करने के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम किसके द्वारा समर्थित है? तो वह है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष तथा रत्न टाटा ट्रस्ट, तो IFDAD। कौन है? AD, तो ये है सी आंसर। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फरक्का सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है? फरक्का सिंचाई व्यवस्था को कहाँ पर अनिवार्य किया है, किसमें अनिवार्य किया गया? तो वो किया गया नर्मदा कैनाल परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना। ये आपको बता दें, ये जोधपुर में है नर्मदा कैनाल परियोजना। ठीक है,
इसमें किया गया है। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है, जो इसका रेशा सेल्यूलोस का नहीं बना होता है? रियोन, जूट, लिनन, लिनन एंड नाइलॉन किसका है जो सेल्यूलोस का नहीं बना होता है? 82 का है सी, सॉरी डी। तो जो नाइलॉन होता है उसका धागा, उसका जो रेशा है वो सेल्यूलोस से नहीं बना होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सी तरंगें होती हैं? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, आवर्त किरणें या गामा किरणें। तो कौन सी ऐसी इसमें किरणें होती हैं? तो उसमें अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, जैसे ये रिमोट है, एसी का रिमोट है, इसमें जो होंगी वो इंफ्रारेड होंगी। ठीक है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्य किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? हाँ, जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें थोड़ा सा ग्रीन पंच आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या, किस चीज का लेयर चढ़ाया जाता है? ठीक है, तो उसमें चढ़ाया जाता है रांगे का, टिन का, टिन को चढ़ाया जाता है। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतया संचारित की जाती हैं। उच्च आवृत्ति की तरंगें, ठीक है। परा उच्च आर्य, परा, पारा नहीं सॉरी, परा उच्च आवृत्ति 85 का है 3, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। देखिए आप, ये स्टेट का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है यूपीएससी भी नहीं पूछता है, इतना बड़ा है ना। तो आप समझिए, अगर आप आईएएस की यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो सीधे हम इसका आंसर बता देते हैं। 87 का आंसर इसका है ए। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्न से कौन सा अंतर सही है? तो ये जो है ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति तक कर सकता है। ठीक है, तो उसमें केवल ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। आज हम केवल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, कि हमारे इरादा है हमारा 3 करने का, क्योंकि 100 से 150 हो जाएंगे। 150 पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित निगमों की विचार कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको इसरो के केंद्र दिए हुए हैं, इसरो के केंद्र दिए हुए हैं, और यहाँ पर स्थान दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो विक्रम साराभाई, विक्रम कौन सा सही है ये पूछा उसमें, तो 1 2, केवल 1 और 2 सही है। विक्रम साराभाई केरल में है, यू आर राव कर्नाटक में है। ठीक है, ये अलग अलग, ये जो है सही नहीं है। इनको आप भी एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से बन जाए। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा विकसित नहीं किया गया है? यानी जो डीआरडीओ द्वारा कौन सा एक हर्बल है जो विकसित नहीं किया गया है? ठीक है, इंटूथ, ल्यूकोस्किन, नॉकरडुना एग्जिट। तो कौन सा वो प्रोडक्ट है जो डीआरडीओ द्वारा नहीं बनाया गया है? तो वह है नाकरडोना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आईएएस में भी देखने को नहीं मिलते हैं, और पेशेवर आरएएस ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाया, मतलब काफ़ी टफ पेपर बनाया था। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाला स्वदेशी और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा प्रक्षेपित है। तो कौन सा इसमें है? तो वो है आपका 3, अस्त्र। PSLV 37 के द्वारा एक ही उड़ान 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह छोड़े गए? ठीक है, तो PSLV 37 के द्वारा, तो 91 का ऑप्शन इसमें है बी, 104। ठीक है, अब सोचिए, करंट अफेयर्स भी दे रहा है और वो भी ऐसा दे रहा है कौन कितने उपग्रह छोड़े गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सैटेलाइट। एक कण जिसकी कम से कम एक सीमा 10⁻² मीटर से कम हो सकती है क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन देखो साइंस का है,
तो इसका राइट आंसर है 92 का 3 नैनो पार्टिकल। एक बीमार ये नैनो पार्टिकल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 93, कॉलम 1 और कॉलम 2। ये कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 में प्रोडक्ट्स दिया हुआ है और कॉलम 2 में उत्पाद, मतलब उसमें क्या किस में सोर्स। हाँ बताएं। दृश्य शर्करा, तो 93 का सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। 3 ऑप्शन है इसमें, ठीक है। 4 1 5 3, तो 4 1 5 3, यानी एक का 4 हो गया ग्लूकोज, और फल शर्करा एक का 1 हो गया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये इस तरह, ठीक है। तो आपका इसमें डी आंसर, सी आंसर है। एक बार मिला के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मनुष्य मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्र उत्तरदायी है। 21 की त्रिगुण सूत्रता किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। 94 का राइट आंसर इसमें है 3 डाउन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। तो मानव के गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणता उत्तरदायी होती है डाउन सिंड्रोम के लिए। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में उपयुक्त ग्रीन हाउस कुल मात्रा को कहते हैं, ठीक है। तो वो है 95 का 2 कार्बन पद चिन्ह। कार्बन पद चिन्ह आपको पता ही है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 96, 96 में क्या पूछा था, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन से प्रदूषक है। देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है एक बार। तो आपको पता है अम्ल वर्षा क्या होता है, जब सल्फर एसिड बन के आता है तो अम्ल वर्षा कहते हैं। उसका राइट आंसर है सी नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संरक्षण 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, ठीक है। कौन सा ऐसा वृक्ष है, पाम, बांस, सरकंडा, केला, बताएं। 97 का है इसमें बांस। बांस को पता है आपको, अभी कुछ दिन पहले वन की सीड्स निकालकर और इसको कृषि में लगा। अगर कोई भी बांस जो है वो कृषि भूमि पे करता है तो वो काट सकता है, ठीक है। ये चीजें डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, पता है। डीएनए जो फिंगरप्रिंट होता है उसका क्या आधार होता है। 98 का क्या है, डीएनए बहुरूपता, ठीक है। डीएनए बहुरूप, साइंस क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 900 और 99 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो वो राजस्थान में कहाँ पर है, वो है डूमाडा अजमेर में, ठीक है। ये स्टेट से क्वेश्चन इस बार बहुत बहुत ज़्यादा पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। कंपोस्ट का मतलब होता है जो हम खाद अपने घर में बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, उनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 100 का इसमें 3 गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते, नहीं ऐसा नहीं है, केचुए बढ़ा देते हैं। तो कंपोस्ट की बात कर रही है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। इसमें जैव निम्नीकरण कचरे को अपघटन गट्टे में होता है, तो ये सारी बातें सही है। कंपोस्ट क्या है, तो ये थे आपके वो क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए हैं 50 से 100 तक। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपका पार्ट 3 पर, यानी 100 to 150 तक। इसमें वो भी क्वेश्चन रहेंगे जो मेंटल एबिलिटीज है, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अभी फोकस यहाँ पे है कि क्वेश्चन उनको देखा जाए जो मतलब जीएस के हैं या जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये थे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3rd पार्ट, इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।